Good morning friends and my dear student. Today we will discuss about pollination. अर्थात आज हम सभी परागण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। परागण किसे कहते हैं? तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात जो पुष्प का नर जननांग होता है जिसे कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं: परागकोश, पुतंतु तथा संयोजी ऊतक। परागकोश के अंदर पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। वहाँ से पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो जब पराग कण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। स्वपरागण की क्रिया जो कि उभयलिंगी पुष्प में ज़्यादातर होती है। परपरागण क्या होता है? जब परागकण समान जाति के दूसरे पादप के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं? परपरागण। और परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि पराग कणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? परपरागण। जबकि स्वपरागण में क्या होता है? स्वतः ही इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही क्या होता है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से आप स्वपरागण और परपरागण को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। स्वपरागण में क्या होता है? तो इसमें एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जबकि परपरागण में क्या होता है? पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। परपरागण के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, वायु, कीट, जल एवं जंतु। तो आप स्वपरागण से क्या क्या लाभ हैं लिख सकते हैं। जैसे परागण के लिए ज़्यादा मात्रा में पराग कणों की ज़रूरत नहीं होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया बहुत ही आसान एवं सहज होती है। स्वपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वह शुद्ध नस्ल के होते हैं और इनके जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों का सुगंधित एवं आकर्षित होना जरूरी नहीं होता है। और ऐसे फूलों में जहाँ परपरागण मुश्किल होता है वहाँ स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है। फिर भी स्वपरागण से कुछ न कुछ हानियाँ हैं। जैसे स्वपरागित फूलों में पैदा जो होने वाले बीज होते हैं, स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या कम होती है, हल्के होते हैं एवं छोटे होते हैं। और स्वपरागण से उत्पन्न पौधे अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते हैं क्योंकि इनमें अन्य परागकणों का फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है, जिस कारण इनमें अच्छे गुणों का समावेश नहीं होता है। इनसे जो पैदा होने वाले पौधे होते हैं वह काफ़ी कमज़ोर एवं अस्वस्थ होते हैं और पौधों का पूर्ण विकास नहीं होता है, अर्थात पौधों में विकास की जो क्षमता होती है वह कम होती है। परपरागण से लाभ एवं हानियाँ। तो परपरागण से क्या लाभ हैं आप लिख सकते हैं। नई किस्मों का विकास होता है, मजबूत और स्वस्थ पौधे बनते हैं, अत्यधिक बीज एवं फल का निर्माण होता है। परपरागण से हानियाँ तो आप लिख सकते हैं कि इसके लिए बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, कीट, पक्षी इत्यादि। यदि अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं तो परागण प्रभावित होता है। एक निश्चित समयावधि में यदि पराग कणों का निषेचन नहीं होता है तो परागण समाप्त हो जाता है, अर्थात जो पराग कण होते हैं वह क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से परपरागण से हानियाँ आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।